हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने बोर मॉडल स्टार्ट कर दिया था। बोर का जो एटॉमिक मॉडल था और उसके लिए हमने सबसे पहले डिफाइन किया था रेडियस को, उसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे और उसके बाद हमने डिफाइन किया था कि रेडियस कैसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाल लिया था। रेडियस का क्या फॉर्मूला था? r इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, ये था आपकी रेडियस का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक और चीज़ थी जो बोर्ड के लिए आपको याद रखनी थी, दैट इज़ mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, और उसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखनी थी, mv स्क्वायर अपॉन r दैट इज इक्वल टू k जेड स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को याद होगी। उसके बाद हमने ग्राफ भी देखे थे और आई होप आप लोगों को ग्राफ समझ में आए होंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी तो। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी हम कैसे मेजर करते हैं। ठीक है ना, जो आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है ऑर्बिट के अंदर, उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ nth शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं और फाइंड आउट करते हैं वो हम चेक करते हैं। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, वही जो दो फॉर्मूले आपको याद रखने के लिए मैंने बोला था वही आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो था mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड क्या था? m v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू k जेड स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट। अब लास्ट टाइम में हमने क्या किया था? रेडियस फाइंड आउट करने के लिए वेलोसिटी की वैल्यू पुट की थी एक इक्वेशन में। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है? वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे? r की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, r की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, तो r की वैल्यू यहाँ से आती है आपकी r इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई mv। ठीक है, इसको हम रख देते हैं कहाँ पे? सेकेंड इक्वेशन में आपकी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी? mv स्क्वायर 1/r है। ठीक है, डिवाइड बाई r, तो r की वैल्यू होगी NH, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो इंटू 2 पाई mv दैट विल बी इक्वल टू k जेड स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ओके, अपने को क्या निकालना है? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ही निकालनी है ना, और तो कुछ नहीं निकालना। mv स्क्वायर डिवाइड बाई r की जगह आ गई NH अपॉन 2 पाई mv दैट इज इक्वल टू k जेड स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r की वैल्यू हमने यहाँ पे भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल रखनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं ना, ऊपर दो आ रहे हैं, r स्क्वायर है और एक r है, तो एक r को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें एक ही जगह वैल्यू रखनी पड़े। ठीक है, तो mv स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? k जेड स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं NH अपॉन 2 पाई mv। क्लियर है? ओके, देखिए अभी हमें वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं, यहाँ पे v, यहाँ पे पावर 2 है तो एक पावर कैंसिल। ठीक है, m से आपका m कैंसिल, तो v की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? k, या हम कहें 2 पाई k जेड स्क्वायर अपॉन NH। ये आ गई आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू। याद नहीं रखनी है, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं रखनी है। ठीक है, ये वैल्यू पता है ना, इक्वेशन पता है ना, दो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए 2 और पाई कांस्टेंट, आपका k कांस्टेंट। ठीक है, e कांस्टेंट, आपका h कांस्टेंट। क्या करें? सबकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से जो वैल्यू आएगी v, क्या वैल्यू आएगी आपके पास? 2.188 इंटू 10⁶ जेड बाई n, ये आएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.188 इंटू 10⁶ की जगह क्या आ जाएगा? 10⁸ जेड बाई n सेंटीमीटर पर सेकंड। ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, आई होप ये आप लोग याद रख लोगे। ठीक है, यहाँ से वही अपने पास जो रेडियस में आया था वही टर्म आपके पास आ गया। यहाँ से हम देखें तो आपकी जो वेलोसिटी है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है? आपके जेड बाई एन की।
जिस तरह हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं दो एलिमेंट्स के लिए, वैसे ही हम वेलोसिटी भी कंपैरिजन कर सकते हैं दो के जो भी एटम्स हैं उनके लिए भी, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें v1 बाई वी2, ये क्या होगा आपका z1 बाई z2 इंटू n2 नीचे है तो n1 और ये n2 बाई n1, ठीक है। इस तरीके से जैसे आपको वेलोसिटी दे दी गई है किसी भी हाइड्रोजन स्पीसीज़ के लिए, या फिर आपको He+ स्पीसीज़ के लिए वेलोसिटी की वैल्यू दी है v, कौन से शेल के लिए, आपको सेकंड शेल के लिए, ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करें और आपको पूछा है लिथियम 3+ के लिए वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है फॉर थर्ड शेल, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। v1 बाई वी2 मतलब v, यहाँ तो v हो गई, लिथियम की फाइंड आउट करनी है तो v2 दैट विल बी इक्वल टू z1 अपॉन z2, इसका z1 कितना है 2 डिवाइड बाई 3, क्लियर। z क्या है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, इनटू n2 बाई n1, n2 कितना है थर्ड, तो 3 डिवाइड बाई 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो v इक्वल टू v2, मतलब आपकी जो वेलोसिटी होगी लिथियम की वो भी क्या होगी v ही होगी, ठीक है। आई एम श्योर ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं v, z और n में, ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिए अब हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको क्या चाहिए, केवल और केवल एक इक्वेशन, ठीक है। देखिए यहाँ हम कितने ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ हम 3 ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं आपकी वेलोसिटी और जेड में, ठीक है। एक ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं आपकी वेलोसिटी और एन में, और एक ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं आपकी वेलोसिटी और 1/n में, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, पोज कीजिए, ट्राई कीजिए, क्योंकि देखो आपको ट्राई करोगे ना तो हो सकता है गलती हो, कोई दिक्कत नहीं, तो आप सीखोगे, लेकिन अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आप फिर सीख नहीं पाओगे, आप एग्ज़ाम में गलती करोगे, ठीक है ना। तो आप ट्राई करो। देखिए v और z में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, n क्या है कांस्टेंट, तो ये इक्वेशन बना y इक्वल टू mx टाइप का, तो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। v और n में तो y इक्वल टू क्या है, y जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है x के, तो y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो ये आपका आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस टाइप का ग्राफ, ठीक है। v और 1/n, या अब क्या हो गया 1/n कांस्टेंट आपका 1/n x हो गया, तो y इक्वल टू z तो क्या है कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू k इंटू x, तो y इक्वल टू kx टाइप का ग्राफ, मतलब आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो ये 3 टाइप के आपके ग्राफ इसमें से प्लॉट हो सकते हैं, ठीक है। इनको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ओके, अब देखिए हमने 2 फॉर्मूले देखे, एक तो रेडियस के लिए फॉर्मूला देखा और एक हमने देखा फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए। रेडियस के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था आपका 0.529 n²/z, ठीक है, मिड जो आपकी एंगस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करता हूँ तो मतलब z तो हो गया आपका फिक्स, स्टार्टिंग में जो रेडियस रहेगी आपकी r, क्या रहेगी आपकी r, फर्स्ट सेल के लिए r1, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी 0.529, कितनी होगी 0.529। उसके लिए मान लो सपोज करो आपकी रेडियस है r, जैसे हम सेकंड शेल में गए तो n की वैल्यू होगी 2, तो r की वैल्यू होगी दिस मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब आपकी जो रेडियस हो गई वो कितनी हो गई 4r। अगर मान लो ये पहले r थी, अब कितनी हो जाएगी 4r। अगर हम थर्ड शेल में एंटर करेंगे तो रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करेक्ट 9r। फोर्थ में गए तो रेडियस की वैल्यू 16r, मतलब आपकी रेडियस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है n², मतलब आपकी जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे रेडियस
क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वहीं अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था 2.188 इंटू 10⁶ Z/n, ये आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें तो v जो है आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है n के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जैसे जैसे आपका शेल नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। मान लो n बराबर 1 के लिए है और हाइड्रोजन है, तो आपकी जो वेलोसिटी है आपकी है वो v है, ठीक है। जैसे n बराबर 2 हुआ तो आपकी जो वेलोसिटी है कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू डिवाइड बाई 2, मतलब v/2। अगर थर्ड शेल हुआ तो v/3 और v/4। मतलब जब आपका फर्स्ट शेल है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत तेज़ी से रोटेट करेगा, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन आपका फोर्थ शेल है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे उसकी जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती जाएगी, आपकी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड टॉपिक आपका, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या है आपका, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। थर्ड जो आपका टॉपिक है वो है आपका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे आपकी अर्थ है वो सन के अराउंड क्या है, रोटेट करती है। तो एक राउंड लगाने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 1 साल, 365 डेज। तो वो होता है उसका टाइम पीरियड फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर काटने में, ठीक है, कितना टाइम लगता है। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ रहा है, एक राउंड इसका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो इसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, वही आपका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि टाइम पीरियड टी, इसे हम टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। या अगर मैं बात करूं टाइम की, अगर हम इसका फॉर्मूला डिराइव करें टी इक्वल टू क्या होता है, अपने को पता होता है, टी इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। ये भी आपको पता होगा, आई थिंक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रेवल, मान लो इसकी रेडियस है आपकी r, कितनी रेडियस है इसकी, r रेडियस है, तो आपके डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2πr डिवाइड बाई वेलोसिटी आपकी v। तो यहाँ से t के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है 2πr अपॉन v। आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। 2π वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू हमने निकाली थी 0.529 इंटू n²/z। ये है आपके एंगस्ट्रॉन्ग में, ठीक है। एंगस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, डिवाइड बाई क्या है आपकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी 2.188 इंटू 10⁶। ये क्या था आपका z/n, z नीचे और n नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये n, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 2π 0.529 और इंटू 10⁻⁻10, और इन सब को अगर हम कैलकुलेट करें तो t की वैल्यू आती है आपके लगभग 1.52 इंटू 10⁻⁻16। ये +6 है, ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो 10 ये +6 10 हो गया आपका 16 इंटू n³/z²। आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं रखना है। आपको क्या याद रखना है, केवल और केवल एक चीज़ कि t इक्वल टू होता है आपका, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z²। जैसे हम रेडियस और वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है, उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया था।
वैसे ही आप क्या कर सकते हो, टाइम पीरियड किसी भी दो एलिमेंट्स के लिए वो भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या होगा आपका, तो हम क्या कह सकते हैं टाइम पीरियड के लिए कि टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन to rotate or revolve around the nucleus, time taken by an electron to complete one revolution, about the axis or about the nucleus। इसे हम क्या कहते हैं, टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अबाउट द न्यूक्लियस, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, टाइम टेकन रहेंगे। आपको क्या याद रखना है, केवल t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाई जेड स्क्वायर। यहाँ से हम t1 बाई t2 भी लिख सकते हैं, t1 बाई t2 वो क्या होगा आपका n1 क्यूब डिवाइड बाई n2 क्यूब इंटू जेड नीचे है तो z2 स्क्वायर डिवाइड बाई z1 स्क्वायर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। फिर हम एक टर्म और पढ़ लेते हैं, वो है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। या फिर इसको हम यहीं पे कवर कर लेते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। देखिए अगर हम फ्रीक्वेंसी को कवर करने की, छोटा सा टॉपिक है आपका फ्रीक्वेंसी, फोर्थ जो टॉपिक है आपका वो है आपका फ्रीक्वेंसी। देखिए फिर आप क्या करना, एक साथ उतार लेना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता है सिंपल मीनिंग, फ्रीक्वेंसी मीन्स आपका 1/t, मतलब 1 बाई टाइम पीरियड, ये होता है सिंपल फ्रीक्वेंसी। आपको क्या याद रखना है, फ्रीक्वेंसी जो है आपका t जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके, n क्यूब बाई जेड के। तो जो f होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, n स्क्वायर या फिर जेड स्क्वायर बाई n क्यूब के। ये आपको याद रखना है केवल और केवल, ठीक है। और ये भी याद नहीं रखना है, टाइम पीरियड वाला याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। और टाइम पीरियड वाला भी याद नहीं रख सकते ये फॉर्मूला, तो t की वैल्यू क्या होती है वो याद रख लो। t की वैल्यू होती है 2πr बाई v, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई वेलोसिटी, इतना तो याद रख सकते हो। और यहाँ से आप निकाल सकते हो डायरेक्ट, अगर यहाँ से भी निकालना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। 2π तो कांस्टेंट, r किसके प्रोपोर्शनल होता है आपके n स्क्वायर बाई जेड के, ठीक है। v किसके प्रोपोर्शनल होता है आपका जेड बाई एन, ये जेड बाई नीचे से n ऊपर गया तो ये वैल्यू क्या होगी n क्यूब बाई जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो कि आपका जो टाइम पीरियड है वो किसके प्रोपोर्शनल है, n क्यूब बाई जेड स्क्वायर के। आगे की वैल्यू याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई काम नहीं आती है अपने, ठीक है। अपने को केवल इतना सा याद रखना है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाई जेड स्क्वायर, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, वहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगी। तो रेडियस और वेलोसिटी के लिए आपको याद रखना है, बाकी टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो और फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो, ठीक है। इनको नोट कीजिए, फिर हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके देखिए ये मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, फिर सेकेंड और उसके बाद थर्ड। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है। किया पॉज, ट्राई किया, देखिए आंसर निकालते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट रेडियस रेशियो, मतलब आपको रेशियो निकालना है रेडियस का r1/r2, ठीक है, फॉर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन, ठीक है। एक तो आपको क्या दिया हुआ है हीलियम He+, एक आपको दिया हुआ है बेरिलियम Be2+, ठीक है। ये आएगा Be3+ आएगा, ठीक है ना, Be3+ करना आपको, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ के लिए अगर हम जेड देखें तो जेड कितना है, जेड की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पे जेड की वैल्यू हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, ठीक है। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें शेल नंबर n, इसका है 2, इसका शेल कौन सा है 3। हमें पता है रेडियस r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, n स्क्वायर बाई जेड के।
तो यहाँ से हम R1 बाई R2 निकालेंगे, क्या आएगा N1 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर इंटू Z2 बाई Z1। ठीक है, यहाँ से सोल्व कीजिए R1 बाई R2, R1 अपॉन R2, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 9 इंटू Z2 कितना आपका 4 डिवाइड बाई 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल 8/9। तो आपके पास R1 और R2 का जो रेशियो है वो क्या है आपके पास 8/9। बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट और मेंस में आते हैं, बिलीव मी, ठीक है ना, होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसे पोज कीजिए और नोट कीजिए। ठीक है, ओके। देखिए अब हम करते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज v। मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए n क्या है आपका फर्स्ट है और वेलोसिटी क्या दी हुई है आपकी v। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, Li 2+ के लिए आपको निकालनी है। n इक्वल टू क्या है आपका थर्ड ऑर्बिट है और वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या मान लो आप v2 मान लो। ठीक है, अब हमें पता है वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके z/n के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं v1 अपॉन v2 क्या होगा z1 अपॉन z2 इंटू n2/n1। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, यहाँ से हम अगर v1/v2 की वैल्यू निकालते हैं क्या आता है z1/z2। इसका z कितना है आपका 1 और इसका z क्या है आपका 3। तो z1/z2 1/3 इंटू n2/n1, n2 कितना है 3/n1 कितना है 1। तो 3 से 3 कैंसिल, मतलब v2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास v। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा है ए ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ओके। देखिए अब हम करते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स और ऑफ रेडियस r एंड 4r। मतलब ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ आपका एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक की रेडियस है r और एक की है 4r। ठीक है, इसका मतलब हमने देखा था r1/r2, इसको हम क्या लिख सकते हैं r डिवाइड बाई 4r। ठीक है, या हम कहें यहाँ से अगर हम r2/r1 निकालें, r1 अपॉन r2, r2/r1, तो ये क्या वैल्यू आएगी आपके पास 4r/r। और r1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, r जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² के। अब आपका एलिमेंट तो सेम ही है। ठीक है, मतलब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² है। इसका मतलब r2/r1 जो आपके पास वैल्यू आई, यहाँ से हम n1 और n2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। r2 अपॉन r1 है तो आपके पास n2² इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ से ये r से r कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आई 4। r2/r1, यहाँ से r2/r1 की वैल्यू है n2² डिवाइड बाई n1², वो कितनी आई आपकी 4। यहाँ से n2/n1 ये कितने आया 2। यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है ना, ये n2/n1 जो है आपका रेशियो है, क्या है आपका रेशियो आया है आपके पास। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपका ये फर्स्ट शेल है और ये आपका सेकंड शेल है, रेशियो आया है। हो सकता है ये फोर्थ शेल हो और ये आपका सेकंड शेल हो। ठीक है ना, हो सकता है ये आपका 10th शेल हो, ये आपका 5th शेल हो, तो रेशियो 2 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, कि ये फर्स्ट ही हो और ये आपका सेकंड हो। देखते हैं हम आगे, अपने को क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, टाइम टेकन मतलब आपको T1/T2 निकालना है और T हमने देखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके n³ के, क्योंकि Z तो सेम है, सेम एलिमेंट है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो T1/T2, ये क्या आएगा आपका n1³ डिवाइड बाई n2³। ठीक है, या फिर हम बात करें T2/T1, ये कितना होगा आपका n2³ आपको क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इज। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ r एंड 4r। ठीक है, क्लियर।
T2/T1 N2/N1 इसका क्यूब, ये आएगा 8/1। आपको क्या निकालना है, T1/T2, ये आ जाएगा 1/8। तो आपका आंसर क्या होगा, 1/8। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियाई r एंड r 4r, मतलब ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। तो ये N1 के लिए हुआ और ये N2 के लिए हुआ। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज, तो आपको T1 और T2 ही निकालना है, रेशियो T1/T2। ठीक है, क्योंकि आपको N1 और N2, R1 और R2 की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया आंसर 1:8। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, इन्हें नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तीनों क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो अब हम पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में, कि आपके जो अनंत शेल है उसमें हम एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की। तो आप नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अनंत शेल। ठीक है, देखिए, ओके, देखिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अनंत शेल आपको निकालनी है। ठीक है, जैसे आपका कोई इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रोटेट कर रहा है। ठीक है ना, इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पे आपको इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन सी एनर्जी हुई वो अपने को फाइंड आउट करनी है। एक तो होगी इसके पास, मान लो इसकी अगर वेलोसिटी v है, क्या है इसकी वेलोसिटी v। ठीक है, तो इसके पास एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी, क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, वो होगी आपके पास 12mv²। ठीक है, एक इसके पास होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आपका न्यूक्लियस है, इस पे चार्ज कितना होगा Z/E। ठीक है, Z/E कैसे आया, इसका एटॉमिक नंबर Z/E। अगर 5 एटॉमिक नंबर होगा तो उसके पास 5 प्रोटॉन होते हैं, 5 ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो Z/E जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा इंटू E, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, आपका वो आपकी होगी सेकेंड टाइप की एनर्जी, क्या होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब किसी भी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पे के पास दो टाइप की एनर्जी होगी, एक तो होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होगी आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और जो टोटल एनर्जी होगी वो इन दोनों का सम होगी। अगर हम बात करें टोटल एनर्जी क्या होगी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अपने को फाइंड आउट करनी है टोटल एनर्जी। ठीक है, देखिए, काइनेटिक एनर्जी तो है 12mv², जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है ये होती है आपके पास K Q1 Q2/R के इक्वल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, K Q1 चार्ज कितना है Z/E, ये Z/E, Q2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -E। ठीक है, -E /R। तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला आता है, दैट इज -KZE²/R। ठीक है, यहाँ से हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिलता है। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी क्या है आपके पास 12mv²। ठीक है, और मैंने आपको बोहर के दो फॉर्मूले याद रखने के लिए बोला था, एक तो था आपका mvr = NH/2π। ठीक है, और दूसरा क्या था mv²/R = KZE²/R²। ठीक है, यहाँ से R से R गया, यहाँ से mvr की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, mvr की वैल्यू क्या आएगी KZE²/R। ठीक है, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है,
तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हाफ इंटू, या फिर हम कहें हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो अपने पास दो फॉर्मूले हो गए, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई और काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। और अपने को क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी। बिल्कुल टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी क्या होगी आपकी, इन दोनों का एडिशन। तो यहाँ से अपने पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है आपकी माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। क्लियर, यहाँ से टोटल एनर्जी आप निकालोगे, ये हाफ है और ये 1 है। ठीक है, तो कितना बचेगा, -1/2 के जेड स्क्वायर, यहाँ पे के जेड स्क्वायर, ठीक है ना, के जेड स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये आपके पास टोटल फॉर्मूले का, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, थर्ड फॉर्मूला। याद नहीं रखना है कुछ भी, टेंशन मत लो, ठीक है ना, जो याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इन तीन फॉर्मूलों से, ये तो हमारे पास आ गई, इन तीनों फॉर्मूलों को आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना, जब जरूरत हो आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी पता है हाफ mv², और ये फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए मैंने बोल दिया है, दोनों को कैलकुलेट करना है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी के Q1 Q2 बाई आर, यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, दोनों को ऐड कीजिए, टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आता है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में, वो आपको याद रखना है। ठीक है, वो क्या है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं देखूँ टोटल एनर्जी क्या है, -1/2 के जेड स्क्वायर बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 के जेड स्क्वायर बाई आर। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत किसी को नहीं, लिख सकता हूँ। ये क्या है, माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या है, -12 के जेड स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे हम टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को भी रिलेट कर सकते हैं। तो आपकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, 1/2, या फिर हम कहें पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के जेड स्क्वायर बाई आर, माइनस में डिवाइड बाई 2 करेंगे तो -1/2 के जेड स्क्वायर बाई आर, वो किसके इक्वल है, आपके टोटल एनर्जी के लिए। तो P/2 इक्वल टू टोटल एनर्जी। ये हो गया आपका रिलेशन, जो आपको याद रखना है, जो आपको याद रखना है। क्योंकि क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं और टोटल एनर्जी पूछ लेते हैं, तो अगर आप फॉर्मूला के चक्कर में रहोगे तो काम नहीं चलेगा। आपको डायरेक्ट रिलेशन याद रहेगा, तो अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी है उसके आगे माइनस साइन लगा दो, आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी दी है, डिवाइड बाई 2 कर दो, आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम एनर्जी का जो आपका फॉर्मूला है इसका एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम क्या करते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। ओके, देखिए ये है आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से अगर हम एनर्जी की बात करें, जो आपकी टोटल एनर्जी, अगर क्वेश्चन में एनर्जी पूछा है ना, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी ही है वो। ठीक है ना, आपको अलग अलग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालनी है। कभी भी क्वेश्चन में पूछता है एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, E इक्वल टू -12 के जेड स्क्वायर बाई आर। आर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं है तो आर इक्वल टू क्या होता है, n²h² अपॉन 4π² के जेड m²। ये फॉर्मूला होता है n²h² अपॉन 4π² m के जेड²। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को याद होगा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करेंगे, आर की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे।
ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आएगी, टोटल एनर्जी, ठीक है, वो कितनी आएगी, -1/2 के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। आर है n² h², ये n² h², ये नीचे से जाएगा ऊपर, इंटू 4π² के जेड एम ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया अपने पास वो क्या आया, -1/2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा तो -2π², या फिर हम लिखें -2 के और के, तो k², जेड और जेड, z², e² और e², e⁴ π² इंटू m डिवाइड बाई n² h²। बहुत बड़ा है ना, याद नहीं रखना है, चिंता मत करो ना, याद नहीं रखना है, ठीक है। मान लो कभी आ जाए बाई चांस तो डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से आर की वैल्यू रख के, और आर की वैल्यू को भी याद नहीं रखना है, जो हमने 2 इक्वेशन लिखी थी उसमें से आपको आर की वैल्यू याद रखनी है, निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक तो के कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है और एच कांस्टेंट है। क्या करें, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो आएगा आपके पास -13.6 z²/n², ये आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बस इतना ही आपको याद रखना है, ये तो हो जाएगा ना, ये भी नहीं होगा, ये तो हो जाएगा आई थिंक। तो -13.6 z²/n² eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आपका फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब मान लो टोटल एनर्जी ये है, आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाए कि काइनेटिक एनर्जी निकालिए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब यहाँ पे माइनस है तो +13.6 z² डिवाइड बाई n², ये होगी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई करो तो -27.2 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं, इसे नोट कीजिए। फिर हम अलग अलग एनर्जी लेवल के लिए क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। यहाँ से आप एक चीज़ और देख सकते हो कि जैसे जैसे आपकी एन की वैल्यू बढ़ती है, मान लो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो जेड हो गया फिक्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, जैसे एन की वैल्यू बढ़ रही है, एन क्या है, नंबर ऑफ शेल, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ रही है टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, गिरनी चाहिए। बट इस नेगेटिव साइन की वजह से टोटल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे आपकी एनर्जी शेल बढ़ेगा, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, आपका जो एनर्जी है वो क्या होगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। वो आपको ध्यान रखनी है, एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम हाइड्रोजन एटम के लिए इसे समझते हैं। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके अलग अलग एनर्जी शेल के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए आपकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, मतलब एनर्जी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अपने को केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना, इसलिए मैं इसे मिटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। सारी कैलकुलेशन उसी फॉर्मूले से होगी हमारी। अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल की, मतलब n बराबर क्या है आपका 1, जब n बराबर 1 होता है इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, क्लियर। अब देखिए अगर मैं आपको पूछूं कि ग्राउंड स्टेट के लिए हाइड्रोजन के लिए एनर्जी की क्या वैल्यू होगी, तो हमारे पास एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, E = -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ से आप निकालिए n की वैल्यू रखिए 1, z की वैल्यू 1, तो एनर्जी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं n बराबर 2 के लिए, किसके लिए, n बराबर 2 के लिए। ग्राउंड स्टेट सबसे नीचे वाला स्टेट होता है जिसको हम n बराबर 1 बोलते हैं। जैसे ही वो उससे ऊपर गया
तब हम बोलते हैं इसको सेकेंड एनर्जी शेल, या फिर इसे हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि यहाँ से एक्साइटेशन आपका स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, क्लियर, ओके। यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं एनर्जी की वैल्यू, -13.6, जेड तो 1 ही है, डिवाइड बाई एन स्क्वायर मतलब डिवाइड बाई 4, तो -13.6 डिवाइड बाई 4 आप करोगे तो आएगी वैल्यू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करें n बराबर 3 की, अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो ये क्या होगा, करेक्ट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्या होगा आपका, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, क्लियर। यहाँ पे एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके, -13.6 डिवाइड बाई 9, तो ये आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम बात करें n बराबर 4 के लिए बात करते हैं, ये आपका थर्ड एक्साइटेड स्टेट, समझ गए ना। मतलब आपको अगर क्वेश्चन में दिया है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू क्या होगी, 6, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू है 2, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट होगा तो n की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया है शेल नंबर है आपका 9 तो एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, 8th, करेक्ट, 8th होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में कभी कह देते हैं फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, तो बच्चे क्या है n की वैल्यू 5 रख देते हैं तो गलत हो जाता है, n की वैल्यू क्या आएगी 6, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। n बराबर 4 की बात करें तो -13.6 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16, ये आपके पास आएगी -0.84 या 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, n बराबर 5 की वैल्यू बात करते हैं, किसके लिए, 5 के लिए, ये वैल्यू आएगी आपके -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस तरह से आपके एनर्जी शेल क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और n बराबर इन्फानाइट, n बराबर इन्फानाइट के लिए आपकी E की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियस और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन इन्फानाइट स्टेट पे, मतलब न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी आकर्षण मतलब अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल नहीं है, यह इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये एटम से बाहर जा चुका है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर बिल्कुल नहीं रहा। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहा तो न्यूक्लियस की जो एनर्जी होगी उसके ऊपर अगर अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है तो एनर्जी भी कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, मतलब आपकी एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे अगर आप इन्फानाइट लिखते हो तो ई की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन्फानाइट का मतलब होता है आपकी एनर्जी क्या है, 0, इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाहर जा चुका है, मतलब एटम से बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ भी अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये होता है n बराबर इन्फानाइट का मतलब आपका एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन इंडिकेट हो रहा है, नेगेटिव 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 सब में नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है अट्रैक्शन फोर्स को, किसको, अट्रैक्शन फोर्स को, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स लगने से आपकी एनर्जी क्या हो रही है, नेगेटिव होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगता है। ठीक है, ये तो हो गया आपके किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, एक चीज़ इसमें आपको और याद रखनी है वो है आपका इनको एनर्जी गैप। जैसे फर्स्ट और सेकंड के बीच में अगर हम एनर्जी गैप देखें तो वो एनर्जी गैप कितना आएगा, -13.6 -3.4, तो ये आएगा आपके पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी गैप आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसका एनर्जी गैप है। ठीक है, अब हम बात करें थर्ड और फर्स्ट की, तो ये एनर्जी गैप कितना होगा, -13.6 -1.51, ये हो जाएगा आपके पास 12.09 क्लियर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम बात करें किसके लिए, फोर्थ और फर्स्ट के लिए, तो एनर्जी गैप कितना होगा,
13.6 से माइनस करो 0.85, कितना आएगा आपके पास? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थिंक, ठीक है ना। तो ये एनर्जी गैप है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। आपको 5 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये एनर्जी की जो वैल्यू है 5 तक, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन करने में ईजी रहती है, बार बार कैलकुलेशन नहीं कर सकते। -13.6 डिवाइड बाई 16 करोगे आप, तब जाके वैल्यू आएगी भाई -1.85। इतनी कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं रहता है, ठीक है। आपको ये एनर्जी वैल्यू याद होनी चाहिए, और एनर्जी की वैल्यू याद है तो आप गैप भी आसानी से याद रख सकते हो, और अगर आप गैप आसानी से याद रखोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप सेकंड और थर्ड के बीच का गैप भी आप याद रख सकते हो। वो क्या होगा आपका 3.4 माइनस 1.51, ये कितना होगा आपके पास 1.678 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये जो वैल्यू है किसके लिए? केवल हाइड्रोजन के लिए। अब मान लो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जेड की वैल्यू 1 रखी थी हर एक लेवल के लिए, मतलब ये केवल हाइड्रोजन के लिए। तो अगर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम उनके लिए निकालना हो एनर्जी, तो कुछ नहीं, क्या करेंगे, यहाँ पे जेड की वो वैल्यू रख देंगे जो उनका एटॉमिक नंबर है। देखिए अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बाकी के लिए, ये आई थिंक ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसी और शेल के लिए, ठीक है, तो देखिए यहीं पे मैं बना देता हूँ आपके n बराबर 1 है आपका, ये क्या है n बराबर 1, यहाँ पे -13.6, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड आप कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। हीलियम रखिए तो जेड की जगह 2 रखिए, लिथियम रखिए तो जेड की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर इंटू दिस, ये होगी n बराबर फर्स्ट शेल के लिए एनर्जी की वैल्यू। आपको कुछ नहीं करना, केवल जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपको ये वाली वैल्यूज़ याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। n बराबर 2 क्या होगा -3.4 इंटू जेड स्क्वायर, जो भी आपको रखनी है। n बराबर 3 होगा तो -1.51 जेड स्क्वायर, ठीक है। n बराबर 4 क्या होगा -0.85 इंटू जेड स्क्वायर। n बराबर 5 -0.54 जेड स्क्वायर। इस तरह सोन आपकी चलती जाएगी। n बराबर इन्फानेट, तो यहाँ पे वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, सबके लिए इन्फानेट पे वैल्यू क्या होगी एनर्जी की 0 होगी, ठीक है। अब अगर आपको एनर्जी गैप भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी गैप निकालना हो तो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच में यहाँ पे कितना है 10.2 है, तो यहाँ पे कितना होगा 10.2 इंटू जेड स्क्वायर। फर्स्ट और थर्ड के लिए पूछ लिया एनर्जी गैप, तो क्या होगा 12.09 इंटू जेड स्क्वायर, जो भी आपका हीलियम हो, लिथियम, उसका जेड रख दो। फर्स्ट और फोर्थ के लिए पूछ लिया तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है, ईजी है। अब देखिए एक चीज़, ओके, तो देखिए एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताता हूँ वो क्या है कि आप एनर्जी गैप को देखिए, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो एनर्जी जो गैप है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी गैप है यहाँ पे फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, आपका जो एनर्जी गैप है वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जैसे सेकंड और फर्स्ट के बीच में एनर्जी गैप कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो अगर मैं थर्ड और सेकंड की पूछूं तो थर्ड और सेकंड में एनर्जी गैप कितना है, केवल और केवल 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब अगर मैं फोर्थ और थर्ड पे जाऊं तो एनर्जी गैप जो होगा वो कितना होगा 1.51 माइनस 0.85, अराउंड ये होगा आपका 0.65 के आसपास या 64 के आसपास, मतलब इससे कम होगा। तो धीरे धीरे आपका जो एनर्जी गैप है वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब इसी से एनर्जी से आप किसी भी फोटोन की वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे किसी भी शेल पे आपको मान लो एक फोटोन आके इमिट होता है, ठीक है, स्ट्राइक करता है, और यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन फोर्थ से आपके फर्स्ट शेल में आ जाता है। किससे, फोर्थ से फर्स्ट शेल में। तो आपको मान लो उसकी वेवलेंथ पता नहीं है कि जो वेवलेंथ इमिट हुई यहाँ से लैम्डा, उसकी वैल्यू क्या है, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, देखिए फोर्थ से फर्स्ट पे आया तो जो एनर्जी गैप है, एनर्जी जो रिलीज करेगा वो कितनी रिलीज करेगा
इस शेल और इस शेल के बीच में जो एनर्जी गैप है उसके बराबर, ठीक है। इस शेल और इस शेल के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कितना है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आप ई की वैल्यू देख सकते हो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ई क्या होता है आपके, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो, ठीक है ना, जेड की बात नहीं करें, और अगर कोई जेड होगा तो मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप किसी और के लिए बात करो तो ई वी इंटू जेड स्क्वायर मान लीजिए आप, ठीक है। इसकी वैल्यू की क्या होगी, एच सी अपॉन लेमडा 1240, अगर नैनोमीटर में है तो 1240 आ जाएगा, एंगस्ट्रॉन्ग में है तो 12400 आ जाएगा। ये एंगस्ट्रॉन्ग में वैल्यू आ जाएगी आपके, ठीक है, इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई लेमडा। यहाँ से आप किसी भी एटम के लिए जिसकी वैल्यू जेड आपको पता है, हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम है तो 2, पुट करके आप लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए भी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें क्या है, एनर्जी से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, अलग अलग एनर्जी शेल के बारे में जो गैप है वो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए या फिर हाइड्रोजन लाइक कोई भी स्पीसीज हो उसके लिए, ठीक है। तो ये आपको एनर्जी की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है ना। और एनर्जी गैप अगर याद नहीं हो तो भी कम से कम वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ताकि आप तुरंत कैलकुलेट कर सको, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके एनर्जी के ग्राफ्स के बारे में, कि ग्राफ्स कैसे हम प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एनर्जी के ग्राफ्स। देखिए ग्राफ्स आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ्स तो हमने रेडियस में भी बनाए थे और वेलोसिटी में भी बनाए, और आपके एनर्जी में भी हम ग्राफ्स बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ्स बनाने आने चाहिए, ठीक है। देखिए एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला वो क्या था, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला था। यहाँ पे हम दो टाइप के ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। एक तो आपका एनर्जी और जेड के बीच में, या फिर एनर्जी और एन के बीच में। अगर हम एन के बीच में बनाएंगे तो जेड को कांस्टेंट रखेंगे, जेड के बीच में बनाएंगे तो एन को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब दोनों में से एक के बीच में बनाएंगे तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, देखिए ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, आपका एनर्जी और जेड के बीच में प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो एन कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अगर हम जेड के बीच में प्लॉट करें या फिर हम प्लॉट करें जेड स्क्वायर के बीच में पहले, ठीक है, तो ये कौन सा ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, y इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है -13.6, एन भी कांस्टेंट हो गया, तो y इक्वल टू -mx टाइप का है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, बट किस डायरेक्शन में बनेगा, आपके नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर है, स्ट्रेट लाइन बनेगा आपका नेगेटिव डायरेक्शन में, क्लियर है। सेकंड चीज अगर हम देखें, ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन, आपका वही एनर्जी, और इस बार हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, जेड के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, मीन्स y इक्वल टू -kx², ये आएगा आपके पास पैराबोला टाइप का, लेकिन नेगेटिव साइन है तो अपवर्ड नहीं आएगा, कौन सा आएगा, डाउनवर्ड। आया क्लियर, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं ग्राफ आपका एनर्जी जेड स्क्वायर और जेड हो गया, अब हम जेड को कांस्टेंट रखेंगे, अब हम पढ़ेंगे एन स्क्वायर के बीच में, ई और एन स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो जेड आपका कांस्टेंट हो गया, तो ये ऊपर की टर्म पूरी हो गई कांस्टेंट, 1/n स्क्वायर, मतलब y क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एक्सिस के, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x में कौन सा ग्राफ आता है आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब इस टाइप का, बट नेगेटिव साइन है तो आपका ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, इस टाइप का। ग्राफ का नेचर वही है, बस नेगेटिव साइन होने की वजह से आपके जो ग्राफ है वो कहाँ आ रहे हैं, इस बार नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये ध्यान रखना आपको। ये है आपके टोटल एनर्जी के ग्राफ, ठीक है। फोर्थ अगर हम बात करें किसके लिए, एनर्जी और एन के बीच में, ई और एन के बीच में,
बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम बात करें ई और 1/n² के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू ये ऊपर वाला कांस्टेंट, ठीक है, y इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप का, y इक्वल टू माइनस के एक्स मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, बट नेगेटिव साइन की वजह से आपका डाउनवर्ड मूवमेंट में होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हम जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। जीरो से इसलिए स्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि n की वैल्यू अगर हम जीरो पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू इन्फाइनाइट चली जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हम इसको जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा नीचे स्टार्ट कर दें, पर आएगा आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपके कौन से ग्राफ है, टोटल एनर्जी के जेड और एन के साथ में, ठीक है, इन्हें नोट कीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ टोटल एनर्जी की जगह अगर हम काइनेटिक एनर्जी ले लें तो ग्राफ्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने आपको बताया टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मतलब अगर ये माइनस साइन है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका प्लस में। तो आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, प्लस 13.6 z²/n²। तो उस केस में आपके जो ग्राफ हैं बनेंगे इसी नेचर के, पर कहाँ बनेंगे, ऊपर की तरफ। जैसे नीचे की तरफ है तो स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ, ये डाउनवर्ड है तो आपका अपवर्ड, ये डाउनवर्ड है तो आपका अपवर्ड, ये डाउनवर्ड है तो आपका अपवर्ड बनेगा, ठीक है ना। केवल और केवल यही चेंजेस होंगे, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी प्लस माइनस टोटल एनर्जी होता है, ये हो जाएगा प्लस। आपका जो ग्राफ है इसकी जगह कौन सा ग्राफ आ जाएगा, आपका स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम बात करें तो नीचे की तरफ कौन सा ये ग्राफ आ जाएगा, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो आपका डाउनवर्ड है ये कहाँ पे आ जाएगा, आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका नेगेटिव में है स्ट्रेट लाइन, ये कहाँ पे आएगा, आपका पॉजिटिव में, ठीक है। और यहाँ से वापस आपको कैंसिल करना है, ठीक है ना, क्योंकि n की वैल्यू 0 नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होनी आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो ग्राफ पूछा गया है क्वेश्चन में, एग्जाम में ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको ग्राफ भी बनाना सिखा रहा हूँ क्योंकि ग्राफ में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आपको ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ, ठीक है। पोटेंशियल आपके टोटल एनर्जी के ग्राफ अलग थे, नेगेटिव तरफ थे, और काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ क्या है, आपके सारे के सारे पॉजिटिव की तरफ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करेंगे, ठीक है। आज हमने मेनली तो वेलोसिटी के बारे में देखा था, लास्ट क्लास में हमने रेडियस के बारे में देखा, तो हमने रेडियस वेलोसिटी दोनों के फॉर्मूले डिराइव कर लिए, उसके ऊपर क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद हमने ग्राफ्स प्लॉट कर लिए वेलोसिटी के, फिर हमने एनर्जी देखी और एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया। जो छोटा फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, -13.6 z²/n², ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक आपको रिलेशन याद रखना है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। दो चीज़ वो याद रखनी है। उसके अलावा जो ग्राफ दिए हैं आपको ये प्लॉट करना आना चाहिए, ठीक है। और आपको हो सकता है अभी नहीं आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, 11th में आप मैथ्स में अच्छे तरीके से ग्राफ पढ़ोगे, ठीक है ना, तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और नहीं हो अगर आपके बायो सब्जेक्ट है तो भी मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखाए हैं, ठीक है ना। आप किसी की भी मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप उसमें परफेक्ट हो सकते हो ग्राफ में, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।